बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की सामग्री के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास की आधारभूत सामग्री को मुख्यतः दो भागों में रखा गया है, अंतःसाक्ष्य और बाह्य साक्ष्य। अंतःसाक्ष्य के अंतर्गत उपलब्ध सामग्री को भी तीन रूपों में बांट सकते हैं: भक्त और संत कवियों से संबंध ग्रंथ, दूसरा कवियों विषयक काव्य संग्रह, और तीसरा है साहित्यकारों की प्रकाशित व अप्रकाशित रचनाएं और कवियों के विषय उनके परिचय से संबंधित पुस्तकें। बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत प्राप्त सामग्री चार रूपों में मिलती है। पहली है साहित्यिक सामग्री, दूसरी है जनश्रुतियाँ, तीसरी है प्राचीन साहित्यिक संस्थान, शिलालेख, स्थान, वंशावलियाँ आदि, और चौथा है विभिन्न युगों की आंतरिक व बाह्य परिस्थितियों की ज्ञापक सामग्री। तो अब हम पहले साहित्य के इतिहास के लेखन कार्य में जो बाह्य साक्ष्य की अपेक्षा हम ये देखेंगे कि अंतः साक्ष्य अधिक विश्वसनीय और महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसका एक कारण है कि एक समन्वित जो दृष्टिकोण है वो संपन्न इतिहास लेखक अपनी विवेकमयी सार ग्रहणी बुद्धि से उस सामग्री से एक प्रामाणिक उपादान को ग्रहण करता है। एक श्रेष्ठ इतिहास लेखक हमेशा सार को गही रहे थोता दे उड़ाए के आदर्श का दृढ़ता से पालन करता है। तो अंतःसाक्ष्य जो है उसके कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। पहला बिंदु है भक्त एवं संत कवियों से संबद्ध आधारभूत ग्रंथ। इस कोटि के अंतर्गत गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 और 252 वैष्णव की वार्ताएं, नाभादास रचित भक्तमाल, गुरु ग्रंथ साहब, गोसाई चरित्र, ध्रुवदास लिखित भक्त नामावली और संत बानी संग्रह व अन्य संतों की बानी आदि ग्रंथ आते हैं। 84 और 252 वैष्णव की वार्ताओं में पुष्टि मार्ग के अनुयायी वैष्णवों की जीवनियों पर प्रकाश डाला गया है। इनमें अष्टछाप के कृष्ण भक्त कवि सूरदास और नंददास आदि सम्मिलित हैं। भक्तमाल में अनेक भक्त के व्यक्तित्व से संबंधित 108 छप्पई छंदों का उल्लेख है, जिनमें उनके जीवन और कृतित्व के बारे में श्रद्धापूर्वक उल्लेख है। इनमें अनेक भक्त कवि ऐसे भी हैं कि जो बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर, रैदास तथा नाभादास की वाणियों का संग्रह है। गोसाई चरित्र में स्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र की अलौकिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। तो इन सब से हम देखते हैं कि इन ग्रंथों में भक्तों का, संतों का जो भी उनकी जानकारी मिलती है, जो भी मिली हुई है, उसके उपयोग से इतिहास जो लिखा जाता है वो बहुत ही सावधानीपूर्वक लिखा गया है। गुरुमुखी लिपि में निबद्ध जो हिंदी कवियों के ग्रंथ हैं उनको हिंदी साहित्य के इतिहास के निर्माण में काफ़ी उपयोगी माना गया है। दूसरा है विविध कवियों से संबद्ध काव्य संग्रह। इस प्रकार के अनेक काव्य संग्रह मिलते हैं। कविमाला में 75 कवियों की कविताओं का संकलन है। कालिदास हजारा में 292 कवियों की 1000 कविताओं का संग्रह है। सतकवि गिरा विलास में केशव, चिंतामणि, मतीराम और बिहारी आदि 17 कवियों की कविताओं का संग्रह है। कवि नामावली में लेखक ने 10 कवियों का नाम गिनाकर उन्हें प्रणाम अर्पित किया है। विद्वान मोद तरंगिणी में 15 कवियों का काव्य संग्रह है। हरिश्चंद्र के सुंदरी तिलक में 69 कवियों के सवैयों का संग्रह है। माता दीन मिश्र के कवित्व रत्नाकर में 20 कवियों का काव्य संग्रह है। शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज में 1000 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी कविताओं के उदाहरण जुटाए गए हैं। इतिहास की सामग्री की दृष्टि से ये ग्रंथ काफ़ी उपादेय है। हफीजुल्लाह खां हजारा के 2 भागों में अनेक कवियों के कवित्व और सवैयों का संग्रह भी मिलता है। लाला भगवान दीन के सूक्ति सरोवर में ब्रज भाषा के अनेक कवियों की साहित्यिक विषयों पर सूक्तियाँ हैं।
ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी के रस चंद्रोदय में 242 कवियों की कविताओं का संकलन है, जिनके आधार पर हम संबद्ध कवियों की साहित्यिक प्रवृत्तियों को हम निर्धारित कर सकते हैं। तो इन ग्रंथों में मध्ययुगीन हिंदी कवियों और उनके काव्यों के विषय में काफ़ी तथ्यों का पता चलता है। अब है बाह्य साक्ष्य। इसके भी हम कुछ बिंदुओं के अनुसार इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। पहला है प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों शिलालेख। शिलालेख प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालने में पर्याप्त सहायक सिद्ध होते हैं। चंदेल राजा परमाल के समय जैन शिलालेख तथा आबू पर्वत के राजा जैत और शलख के शिलालेख तत्कालीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ऐतिहासिक स्थानों के अंतर्गत काशी में कबीर चौरा, 80 घाट, कबीर की समाधि, बस्ती जिले में आमी नदी का तट, अमेठी में जायसी की समाधि, राजापुर में तुलसी की प्रस्तर मूर्ति, सोरों में तुलसीदास के स्थान का अवशेष और नरसिंह जी का मंदिर, केशवदास का स्थान, टीकमगढ़ और सागर आदि आते हैं। दूसरा है साहित्यिक सामग्री। इसके अंतर्गत टाड का राजस्थान नागरी प्रचारणी सभा की खोजक रिपोर्टें, मोतीलाल मैनारिया की राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, बिहार में हस्तलिखित ग्रंथ, कबीर एंड द कबीर पंथ, हिस्ट्री ऑफ सिख रिलीजन, एन आउटलाइन ऑफ द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ इंडिया, गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज आदि ग्रंथ आते हैं। टाड रचित राजस्थान में राजस्थान के चारण कवियों की चर्चा है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्टों में अनेक अज्ञात कवियों और लेखकों का परिचय और उनकी रचनाओं के उदाहरण हैं। मैनारिया जी ने अपने ग्रंथ में राजस्थान के अनेक ज्ञात और अज्ञात कवियों एवं लेखकों का परिचय और उनकी रचनाओं के उदाहरण जुटाए हैं। इसके अलावा जो अंग्रेजी भाषा में लिखित ग्रंथों की जो अभी मैंने चर्चा की है, उनमें हिंदू धर्म और दर्शन के सिद्धांतों के निरूपण के साथ साथ हिंदी के अनेकों कवियों और आचार्यों के विचारों की भी समीक्षा कर दी गई है। अगला बिंदु है जनश्रुतियाँ। इन सब के अतिरिक्त बच्चों ये देखिए कि कवियों की जो जीवनियाँ हैं और उनकी साधना से संबंध अनेक जनश्रुतियाँ भी प्रचलित हैं। तो निसंदेह ये जनश्रुतियाँ विशेष प्रामाणिक नहीं होती, किंतु उनमें सत्य की ओर कुछ संकेत अवश्य मिल जाते हैं। जनश्रुतियाँ शताब्दियों से जन जिह्वा की सवारी करती आ रही होती हैं, इसलिए उनमें अतिरंजना का योग आवश्यक है। फिर भी एक कृति इतिहास की मनीषा उनके ग्रहणीय अंशों का सार्थक उपयोग कर लेती है। इसके अलावा विभिन्न युगों की जो परिस्थितियों की बोधक सामग्री में विभिन्न युगों के इतिहास आदि ग्रंथ भी आते हैं। तो हमने अभी जो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो आधारभूत सामग्री यानी ये कहें कि मूल स्रोतों की जो अभी मैंने चर्चा की है, वो इतनी अपर्याप्त है कि इसके आधार पर हिंदी साहित्य का एक सुनिश्चित व प्रामाणिक इतिहास तैयार हो पाना कठिन है। इसलिए आधुनिक काल का जो इतिहास के लिए डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर प्रेम नारायण टंडन आदि अनेक लेखकों द्वारा समकालीन लेखकों और उनकी रचनाओं के वृत्त संग्रह निर्देशिकाओं के रूप में पर्याप्त सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो इसलिए ये देखेंगे, निष्कर्ष रूप में हम कहेंगे कि आधुनिक काल के इतिहास के लेखनार्थ साहित्य के विभिन्न अंगों, रूपों, धाराओं तथा प्रवृत्तियों से संबंध अनेक अनुसंधानात्मक शोध प्रबंध तथा समकालीन लेखकों तथा उनकी रचनाओं के वृत्त संग्रह उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।